सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीएसआई का जिसका इंतज़ार था आपको 7 से 8 वर्षों का, वो पूरा हो गया है। भाई 2018 में जो व्यक्ति एमपीएसआई की तैयारी कर रहा था, वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएगा क्योंकि वो ओवर एज हो चुका होगा। फिर भी काफ़ी एज में छूट दी गई है, तो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आरक्षण को लेके काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ पे किसी भी व्यक्ति ने गौर नहीं किया है वीडियो बनाते समय। आरक्षण पर विशेष ध्यान देना है आपको। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। दूसरी बात हम आयु की भी करेंगे और सिलेबस। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि किस प्रकार का आएगा। सिलेबस वही रखा है जो पहले कुछ महीनों पहले आया था, लेकिन कुछ चीज़ें अब पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक-एक बिंदु को, इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी वीडियो ऑलरेडी है, पर इसको पूरी तरह पहले पढ़ा गया है कि कोई नया पॉइंट तो नहीं जोड़ दिया है। तो मैंने सारे पॉइंट ध्यान से इसको पूरा पढ़ा है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, चूँकि एमपीएसआई का सिलेबस सब लोगों को पता है, यूपीएससी का सिलेबस कट कॉपी किया गया है। तो आपको मुझे लगता है कि उस भंवर में नहीं फँसना चाहिए कि जो लोग पहले से तैयारी करा रहे हैं वही करवा देंगे, नहीं। जो व्यक्ति यूपीएससी का मेंस वगैरह लिखा हो, उसको समझ हो, उसी से जुड़ना चाहिए मुझे लगता है। मैं यहाँ पे खुद का प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं यूपीएससी का मेंस लिखा हूँ और लगातार स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू दिया हूँ, तो अपना प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको उचित लगे वहाँ जुड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मैंने एक गाइडेंस के रूप में एक ग्रुप तो ज़रूर शुरू कर दिया था। एमपीएसआई का एक ग्रुप बना दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी अपडेट देता रहूँगा और कैसे पढ़ना है, कैसी चीज़ों को कवर करना है। बहुत आसान है सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितना पहले आपको एफर्ट लगाना पड़ता था, उससे कम एफर्ट में इसकी तैयारी की जा सकती है। बट जुड़ जाइए, मैं इसका कमेंट बॉक्स में इस ग्रुप की टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसकी मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले बात, फॉर्म फिल कब करोगे? तो 27 अक्टूबर से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएँगे और 10-11 अंतिम तिथि है। मतलब मुश्किल से आपको 14-15 दिन दिए गए हैं और उसके बाद अगर आपको मॉडिफ़ाई करना है यानी एडिट करना है, कुछ गलती हो गई, वो भी आप साथ में ही कर सकते हैं, लेकिन वो 15 तारीख तक आप कर सकते हैं, 15 नवंबर। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो वो 9 जनवरी, यानी जैसे ही नई साल शुरू होगी उसके बाद आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, सिर्फ़ आपके पास 2 महीने। अब काफ़ी लोगों को डाउट है कि भई ये प्रीलिम्स हो गया या मेंस। सही बात है भई, जो डेट दी है वो प्रीलिम्स की दी है। किसकी? प्रीलिम्स की दी है और प्रीलिम्स में ही आपको पता है, क्योंकि लोगों को डाउट क्यों हुआ? क्योंकि नीचे ही आपको पता है कि यहाँ पे 2 पाली दी हैं, यानी 2 शिफ्ट दी हैं कि प्रथम और द्वितीय। तो लोगों को लग रहा है कि भई मेंस में 2 पेपर रखे, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय कैसे कर दिया? तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे में क्या किया गया है, कुछ विद्यार्थियों का पेपर पहली शिफ्ट में करा दिया जाएगा, कुछ का बाद में, बट एक ही दिन में सारा का सारा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा होती है तो नॉर्मलाइज़ेशन की दिक्कत होती है। तो ये रहेगा आपका, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स की डेट है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं यही बता देता हूँ, प्रीलिम्स का पेपर आपका ऑफ़लाइन आएगा या ऑनलाइन होगा। तो ध्यान रखना, ये ऑनलाइन होगा क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के माध्यम से ही किया जाएगा। यानी जैसे हमारा व्यापम का होता था एग्ज़ाम या ईएसबी जो कराती थी एग्ज़ाम, उसी हिसाब से होगा। फीस बहुत सिंपल है, जो अनरिज़र्व कैटेगरी के उनके 500, जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको 250 देनी है। जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको दोबारा फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे एमपीपीएससी मेंस में जो व्यक्ति प्रीलिम्स पास कर लेता है, मेंस के लिए दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिर से वहाँ पे आपको, अगर आप अनरिज़र्व कैटेगरी से तो ₹200 फॉर्म फीस लगेगी और रिज़र्व कैटेगरी से 100, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं तो ये फीस कम कर दी गई। इसके साथ ध्यान रखना कि कुछ पोर्टल शुल्क ₹60 लगेगा, वो भी। तो आपको 560 यहाँ पे हो जाएगा और 300 के समथिंग यहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ें लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। एक-एक चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। और मैंने हाइलाइट कर लिया है ताकि आपका टाइम भी कम लगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पाठ्यक्रम वगैरह दे दिया है। आरक्षण को लेके हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो देखिए, 3 तरह की पोस्ट आई हैं। पहली पोस्ट आपको सूबेदार की है और इसमें 28 पोस्ट आई हैं। कितनी? 28। बाकी सभी कैटेगरी अपने हिसाब से देख सकती हैं कि अनरिज़र्व कैटेगरी की 7 पोस्टें हैं। ओबीसी की है तो 8 पोस्ट पूरी, बट जो 87-13 के कारण उनकी 2 सीट होल्ड की गई हैं, तो अभी आपके लिए 6 सीट है। एससी के लिए 5, एसटी के लिए 6 और ये टोटल 28 हैं। तो ध्यान रखना, 2 सीट होल्ड हुई है सूबेदार की।
उसके बाद आपकी उपनिरीक्षक। अब ये उपनिरीक्षक अलग कैसे हो गया? यानी यही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि विशेष सशस्त्र बल की है। आप देखते हैं एसएएफ होता है, एसएफ होता है हमारे इसमें, तो उसकी एसआई की है, ये 95 पोस्ट है। इसमें भी आप इसमें भी आप कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं कि 26 अनरिज़र्व कैटेगरी की, 14 और 12 26 ओबीसी की हैं, बट आपकी जो 12 पोस्ट है वो होल्ड है 87-13 के कारण। अभी आपके पास 14 पोस्ट हैं। एससी की 15, एसटी की 19, ईडब्ल्यूएस की 9 और टोटल 95 पोस्ट हैं। और जिसका इंतज़ार था बड़े दिनों से, उनकी पोस्ट आपको बता दूँ मैं 377 है। यही है जो आपके दिमाग को और ख्वाबों में रात को, दिन में वो जो वर्दी दिखती है, वो यही पोस्ट है। हालाँकि उनमें भी वही वर्दी मिलेगी आपको, ध्यान रखना। लग जाइए भाई, बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि जो पीछे के 8 साल जो व्यक्ति ओवर एज हो रहा होगा, उसकी क्या बीती होगी। बहुत सही समय पे अगर आपने अभी ग्रेजुएशन की है, तो बहुत बहुत सही समय पे आपके लिए मौका है कि नई उम्र में आप एक 2 स्टार ऑफ़िसर बनें। 377 पोस्टें, ध्यान रखना ये टोटल। इसमें आप देखेंगे कि 102 पोस्ट यूआर की हैं, ओबीसी की भी 102 पोस्ट हैं, बट 50 पोस्ट यानी लगभग आधी पोस्ट क्या है, होल्ड पे हैं। तो 50 पोस्ट होल्ड पे हैं, तो अभी आपके पास सिर्फ 52 हैं। एससी की 60 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एसटी की 75 और ईडब्ल्यूएस की 38, तो टोटल 377 है। अगर हम तीनों की देखें, तो 377 ये हो गई, जो आपकी मेन है। उसके बाद विशेष जो बल होगा, सशस्त्र बल, उसका ऐसा ही है, उनकी 95 हैं और 28 सूबेदार की हैं। तो ये जो मोटा-मोटा क्या हाँ, ये 500 पोस्ट जो न्यूज़पेपर में आ रहा था, टोटल आपकी 500 पोस्ट ये हो गई हैं। ध्यान से देखना। उसके बाद आपकी ऐज काउंट कब से की जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐज काउंट अगर आपको देखना है कि मैं ओवर एज हो रहा हूँ, तो आपको देखना है कि 10 नवंबर 2025 को मैं कितने साल का हो रहा हूँ। 10 नवंबर 2025 तक आपकी आयु की माप की जाएगी। 10 नवंबर 2025 अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर निकालेंगे तो वहाँ पे डाल देना, आप डेट ऑफ बर्थ डाल देना और 10 नवंबर 2025 डाल देना और उसके बाद देख देना कि मेरी आयु अभी कितनी हो गई और मैं ओवर एज हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। ये आपको देखिए, यही है आपके लिए जो मोटिवेशन का असली कारण। सूबेदार, उपनिरीक्षक दोनों, विशेष सशस्त्र बल और ये विशेष सशस्त्र बल के अलावा, ठीक है? लेवल 9 की जॉब है और बेसिक पे आपका जो है 36,200 से स्टार्ट होता है और तीनों का ऐसा नहीं, तीनों पोस्ट का 36,200, 36,200, 36,200 से लेके ये 1,14,800 ये बेसिक पे है। इसमें फिर 55% आप और जोड़ेंगे, फिर वो करके ये 36,600 है ना, इसकी जो आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 55 से 56,000 पहुँच जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी मोटिवेशन का असली कारण हो सकता है। उसके बाद जो ये एमपी से बाहर के स्टूडेंट हैं, सीधा-सीधा इसमें यही लिखा है कि एमपी से बाहर के स्टूडेंट हैं, वो ओपन कैटेगरी से माने जाएँगे यानी अनरिज़र्व कैटेगरी से माने जाएँगे और उनके लिए आयु 33 वर्ष है, उनको आयु में कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी आपकी जो शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कैसी भी हो बट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, तीनों के तीनों में यही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ कोई ख़ास नहीं है। आयु सीमा का निर्धारण की बात यहाँ पे हो गई 10/11/2025 जो कि इसमें साफ-साफ दी गई। अब आपको जिनको आयु में डाउट है वो ध्यान से देख सकते हैं। इसमें साफ-साफ लिखा है कि भई अगर आप पुरुष हैं और मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं तो 33 वर्ष। उसके बाद आप पुरुष हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आपकी 33 वर्ष। आप पुरुष, महिला और आंध्र प्रदेश के निवासी हैं तो भी 33 वर्ष। यानी 33 वर्ष एक बेसिक स्टैंडर्ड है, अब छूट दी जाएगी। यदि आप मध्य प्रदेश महिला हैं, सभी श्रेणी की अभ्यर्थी कोई भी हो, तो उनको 5 साल की छूट है, 38 वर्ष हो जाएगी। अन्य राज्य की महिला होगी तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी। यदि आप पुरुष हैं और आरक्षित श्रेणी से हैं, तो भी आपकी 38 वर्ष तक हो, तो भी हो जाएगी। बाकी लोग आप देख सकते हैं, ये आपकी छूट दी हुई है बाकायदा। ये केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। बाकी ये भूतपूर्व सैनिक है, वो देख सकते हैं, अंतर्जातीय विवाह, अगर आपने दूसरी कास्ट में विवाह किया है, तो और छूट लीजिए। यदि महिला मान लीजिए किसी वर्ग की है, उसने दूसरी कास्ट में शादी कर ली, तो 5 साल की छूट और लीजिए। यानी इंटर कास्ट मैरिज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, जो कि अच्छी भी बात है, होनी भी चाहिए।
उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, नोटिफ़िकेशन ये जो मैंने आपको ग्रुप बताया था उसी में मैं डाल दूँगा। अब आरक्षण को लेके बहुत सारी चीज़ों का है, वो भी हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें दी हुई। मैं इसको जल्दी-जल्दी कर देता हूँ। अब आपका एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न है तो आपको पता है ये 4 चरण की परीक्षा है। प्रीलिम्स होगी, उसके बाद मेंस होगी। प्रीलिम्स से पास होंगे कितने? 10 गुने विद्यार्थी। जो प्रीलिम्स जो पास करेंगे वो 10 गुने विद्यार्थी पास करेंगे वैकेंसी का, यानी लगभग 5,000 और उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि 10 जो बराबर अंक वाले होंगे वो भी शामिल होंगे। तो 5,000 प्लस विद्यार्थी मेंस लिखेंगे। उसके बाद मेंस के बाद आपका होगा फिज़िकल। फिजिकल के बाद आपका होगा इंटरव्यू और उसके बाद बनेगी आपकी मेरिट। तो ध्यान रखना है इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलेंगी। प्रीलिम्स आपका 100 अंकों का होगा और कोई माइनस मार्किंग नहीं है। मेंस आपका 600 अंक का है। इसमें पहला पेपर 300 का और दूसरा पेपर 300 का होगा। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 अंक आपका सही कट जाएगा। फिजिकल आपका 100 अंकों का है, ध्यान रखना। इसमें दौड़ के 40 अंक हैं, गोला फेंक के 30 अंक हैं और लंबी कूद के 30 अंक हैं। इसमें सारा नोटिफ़िकेशन में दिया है। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है, यानी टोटल 750। ये आपकी मेरिट में शामिल नहीं किए जाएँगे, ये सिर्फ़ स्क्रीनिंग टेस्ट है। 600 और 100, 700 और 50, यानी 750 में से मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद जो विद्यार्थी समान अंक लेके आएँगे उनमें आयु के आधार पर, जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद 800 मीटर की दौड़ होगी और वो गोला फेंक वगैरह इसमें दिया ही हुआ है। तो और सारी चीज़ों पे हम आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम परीक्षा परिणाम को लेके आप ध्यान से देखिए, ये जो आरक्षण की चीज़ें हैं वो ध्यान से समझिए। हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ये पूरा आरक्षण का दिया हुआ है। सबसे पहले यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि यूआर की कट ऑफ, जो यूआर की कट ऑफ किसी भी स्थिति में इनसे ज़्यादा नहीं होगी। यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ यूआर से कम ही रहेगी। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का है और उसके मार्क्स यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फिलहाली डिसीजन आया था, जिसमें साफ-साफ ये कहा गया था कि यदि किसी परीक्षा का नोटिफ़िकेशन आता है और उसमें ये चीज़ें पहले से ही दी हुई हैं कि भई वो व्यक्ति माइग्रेट कर सकता है। यानी यदि कोई आरक्षित कैटेगरी का व्यक्ति है और उसके मार्क्स अनरिज़र्व कैटेगरी के कट ऑफ या उससे ज़्यादा आते हैं, तो वो अनरिज़र्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो यानी जो आरक्षित कैटेगरी का व्यक्ति है वो यूआर में जा सकता है, लेकिन यदि उसने आयु की छूट ली है तो वो नहीं जाएगा, फीस की छूट ली है तो भी वो जा सकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने फीस को अलावा लिखा है। तो अगर आप फीस की छूट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप आयु की छूट लेते हैं और बहुत सारी छूट लेते हैं तो आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो किसी भी स्थिति में इनका कट ऑफ हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट कर दी गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि आप फिजिकल में 100 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है या 30 से कम आते हैं तो आपके लिखित परीक्षा में कितने भी मार्क्स आए हों, ध्यान रखना। फिजिकल में 30 से कम मार्क्स आते हैं, लिखित परीक्षा में कितने भी अच्छे मार्क्स हों, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। यानी जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं उनको कम से कम 30 तो लाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि किस प्रकार से ये चीज़ें की जाएँगी जो मैं अभी बता रहा था, तो सबसे पहले यूआर की श्रेणी बनाई जाएगी कि कितने यूआर की कट ऑफ डिसाइड की जाएगी कि ये कट ऑफ है यूआर की। उसमें देखा जाएगा कि जो आरक्षित कैटेगरी के व्यक्ति हैं कितने ऊपर चले गए। मान लो जितने व्यक्ति ऊपर चले गए उसके बाद जो एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनकी जितनी परसेंट है उसी परसेंट में लोगों को घुसाया जाएगा। यानी यहाँ से जो व्यक्ति यूआर में चले गए वो अपने जो आरक्षित कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए सीट रख जाएँगे। इसी प्रकार चूँकि यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है, यानी यूआर के अंदर भी अलग तरह का रिज़र्वेशन रहता है, ओपन कैटेगरी, फिर महिलाओं का, जो सिपाही हैं अभी काम कर रहे हैं आरक्षक उनका और भूतपूर्व सैनिकों का, जो रिटायर सैनिक हैं उनका, 3 तरह के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। तो यूआर में भी है, ऐसे ही एससी में है, एसटी में है, तो इसको हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन मिलता है। तो इन लोगों की अगर सीट खाली रह जाती है, मान लो एससी में कोई महिला है और जितनी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई वो नहीं मिलती है, तो वो लड़कों के द्वारा
भर दी जाएँगी, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। जबकि वर्टिकल आरक्षण में मान लो एससी की 70 सीट है और 70 एससी के स्टूडेंट नहीं मिले हैं, तो उनको अगली साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है कि महिलाओं के लिए जितनी मान लो एससी में महिलाओं के लिए 30 सीट आरक्षित थी और 30 महिलाएँ नहीं मिली, तो वो लड़कों जो एससी के लड़कों को ही दिया जाएगा। ऐसे ही यूआर में कि कोई महिला सिपाही और भूतपूर्व सैनिक अपनी सीटें पर्याप्त नहीं ले पाता या वो नहीं भर पाते हैं, तो जो यूआर के अन्य लड़के हैं उनको वो सीटें दी जाएँगी। ये सारी चीज़ें आप देखते जाएँगे, तो यही मैंने हाइलाइट करके रखा है। सारा का सारा ये मैंने हाइलाइट करके रखा है। समान अंक पे मैंने कहा था कि आयु को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद शारीरिक मापदंड, आपकी हाइट यदि आप पुरुष हैं तो 167.5 यानी मोटा-मोटा आपकी 168 होनी चाहिए और महिलाओं की 153, हालाँकि 152.4 रखा हुआ है। सीना आपका 81 होना चाहिए और इसको फुला के 86 यानी 5 का अंतर होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति का सीना 83 है, तो उसको 5 का फुलाना ही पड़ेगा, उसका 88 या हाँ, 88 होना ही चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति का ये कम से कम 81 सीना होना चाहिए, अगर 81 से कम सीना है तो आप फेल कर दिए जाओगे, फिर फुलाने का कोई मतलब नहीं होता है। मान लो किसी व्यक्ति का सीना 90 है, तो उसको फुला के 95 यानी बिना फुलाए 90 अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 तो उसको फुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कई लोगों का प्रश्न था कि सर आँखों को लेके क्या है? तो आपको ध्यान रखना बिना चश्के च बिना चश्मे के आपकी जो आई साइट है, एक तरफ की 6'9" होनी चाहिए, यानी 6'9" होनी चाहिए और एक साइड आपकी 6'12" होनी चाहिए। अब ये 6'9", 6'12" क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगाई जाएगी, तो जहाँ आप बैठे हो, जहाँ स्क्रीन लगी है, इसके बीच में 6 मीटर की दूरी होगी और यहाँ पे जो शब्द लिखे जाएँगे वो 9 का कोई अंक होगा कि जो साइज़ होगा उसका 9 का होगा, का जो फ़ॉन्ट का साइज़ रखते हैं 6 का रखें या 3 का रखें या 4 का, उसी प्रकार 9 का पढ़ना पड़ेगा आपको। एक आँख उसको बंद कर देंगे, दूसरी आँख को पढ़वाएँगे, तो 6 मीटर की दूरी पर ही आपको 12 साइज़ का वो फ़ॉन्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। आप देखना अभी आप कीबोर्ड में भी कभी-कभी वो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? ये फ़ॉन्ट साइज़ माने एबीसीडी का फ़ॉन्ट साइज़ 9 और 12, तो आई साइट आप समझ गए होंगे। नोकनी या फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, यानी आपके ये दोनों घुटने मिलने नहीं चाहिए और आपके जो तलवे हैं पैर के, वो सपाट नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर अपंग नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा फिज़िकल का हो गया। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे क कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपको कलर पहचान लेनी चाहिए कि ये ग्रीन है, ग्रीन और रेड मिला दिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरफ ग्रीन है या इसमें कौन-सा कलर ग्रीन है और कौन-सा येलो है या कौन-सा रेड है, यानी कलर आपको ध्यान रखना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट आपके जिला और संभागीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ये सैलरी का पता ही है, पहली साल 70% मिलेगी, फिर 80% जो 90% मध्य प्रदेश का शासन 2019 से दे रहा है। विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है इसका। उसके बाद आपके काम की ये आपके चरण हो गए, यानी ये सिलेबस है आपका। मैंने कहा था प्रीलिम्स आपका 100 अंकों का होगा। इसमें 10 यूनिट दिए कि 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 10 की अंग्रेजी आएगी, 10 की आपकी ये विश्लेषणात्मक क्षमता आएगी, 10 का इतिहास आएगा, 10 का भूगोल आएगा, 10 का विज्ञान यानी साइंस, 10 का नागरिक शास्त्र, 10 का कंप्यूटर, 10 की वो जो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और 10 का करंट अफेयर्स। यानी पॉलिटी और इकोनॉमी को यहाँ से हटा दिया है, ये मेंस में भर-भर के दी हुई है। तो आप सोचो कि भाई पॉलिटी, इकोनॉमी हम नहीं पढ़ेंगे, मेंस में भर-भर के दी हुई है भाई। तो यहाँ से हटाई है लेकिन मेंस में दे दिए और मेंस में आपकी ज्योग्राफी को क्या कर दिया है? हटा दिया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आपके कट ऑफ अंकों के आधार पर नहीं होगा, जो कि मध्य प्रदेश के शासन ने नया तरीका अपनाया है, परसेंटाइल के आधार पर होगा। यानी आपको अगर 100 में से मान लो 80 मार्क्स आएँगे, तो आपको 80 मार्क्स नहीं आएँगे, आपके परसेंटाइल आएँगे। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने विद्यार्थियों से ऊपर हैं। मान लो आप पे परसेंटाइल आया 100 तो आपकी फर्स्ट रैंक है। यानी आप सबसे टॉप पर हैं, आपसे नीचे कोई आपके नीचे सारे विद्यार्थी। आपकी परसेंटाइल आ रही है 99.9%, तो आपसे 0.1% विद्यार्थी ऊपर है। यानी 0.1% विद्यार्थी ऊपर है, तो ये परसेंटाइल का खेल होता है। मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि विद्यार्थी को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी परसेंटाइल के आधार पर उस किस मार्क्स पे कट ऑफ गई है। परसेंटाइल के आधार पर कट ऑफ आएगी तो मार्क्स के आधार पर पता ही नहीं चलेगा। 10 गुना विद्यार्थी जाएँगे, ये सारी चीज़ मैं पहले ही पूरी की पूरी बता चुका हूँ। सिलेबस आपको पता है ये तीनों चीज़ें, प्रीलिम्स भी एमसीक्यू होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मेंस भी आपका एमसीक्यू होगा। इसमें 2 पेपर होंगे ए और बी।
पहला पेपर 300 का, दूसरा पेपर 300 का, लेकिन ध्यान रखना 100 ही क्वेश्चन होंगे। 100 पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखना 100 यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, बट टाइम 2 घंटे दिया गया है। ऐसे में चूँकि दूसरे पेपर में मैथ, रीजनिंग दी हुई है, 2 घंटे में 100 ही क्वेश्चन संभव हैं, तो ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे सिलेबस है आपका, सिलेबस ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िएगा। इस सिलेबस का एनालिसिस मैं अगली वीडियो में कर दूँगा अगर आपकी डिमांड रहेगी। कुछ ज़्यादा है नहीं है, अगर किसी विद्यार्थी ने यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी की हुई है, ये सिलेबस सिर्फ़ यूँ कहते नहीं है कि यूपीएससी बना रही है, बिल्कुल ना भई। यूपीएससी का मुश्किल से 20 से 25% सिलेबस है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और @अवध-ऑफिशियल लिखेंगे, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं।